मेंटल हेल्थ नर्सिंग या फिर साइकेट्रिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें एक एक चीज़ें इम्पॉर्टेंट लगती हैं। लगता है कि ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है, लगता है कि ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है और ये भी आ सकता है, लेकिन पूरा पेपर एग्ज़ाम में नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो में हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग या फिर साइकेट्रिक के बारे में बात करेंगे, वैसे टॉपिक्स जो कि एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आपको एक बार पढ़ के जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारे सामने बीएससी का सिलेबस है, बीएससी 5th और 6th सेम का, जो कि मैंने कंबाइंड करके रखा है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी सिलेबस के हिसाब से देखेंगे कि कौन कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन चीज़ें आप स्किप कर सकते हो या फिर सिर्फ रीड करके जाओगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकेट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड। तो चलिए सिलेबस के हिसाब से देखते हैं। पहला जो है इंट्रोडक्शन वाला यूनिट है। इंट्रोडक्शन वाले यूनिट में हमें पढ़ना रहता है कि पर्सपेक्टिव्स ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मतलब कि एक आदमी जो है वो मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ नर्सिंग को किस हिसाब से देखता है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है उसके बारे में। ठीक है, मेंटल हेल्थ की इवोल्यूशन कैसे हुई, ठीक है, ट्रीटमेंट और नर्सिंग प्रैक्टिसेस क्या क्या। दूसरा ऑप्शन आता है मेंटल हेल्थ टीम, ये 2 या 3 नंबर में आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 नंबर में आएगा, इससे ज़्यादा में नहीं आएगा, इसके 5 नंबर में आने के चांसेस भी बहुत कम है। ठीक है, अगला है नेचर एंड स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, यह सेल्फ राइटिंग के लिए है, खुद से आप लिख सकते हो। आगे बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल बिहेवियर, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं अप्लाइड के हिसाब से, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा है। अगला यूनिट है आपका प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, इसमें आप डीएसएम जो क्लासिफिकेशन है या आईसीडी क्लासिफिकेशन है, इसको अगर छोड़ दोगे तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, डीएसएम और आईसीडी क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन नहीं आते हैं, हालांकि हमें कोई भी डिजीज़ लिखते वक्त डीएसएम और आईएसएम की क्लासिफिकेशन लिखनी चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। फिर आता है रिव्यू ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट और डिफेंस मैकेनिज़्म, ये आपका साइकोलॉजी का टॉपिक है, तो इसकी आपको सिर्फ एक बार रिव्यू ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, यह भी इम्पॉर्टेंट है कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग में हम किस किस प्रिंसिपल के हिसाब से काम करते हैं और उसमें किसी भी चीज़ को काम करने के लिए एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे में आता है हमारा साइको एनालिटिकल मॉडल, बिहेवियर मॉडल और इंटरपर्सनल मॉडल। ये मॉडल तीनों जो हैं वो इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको चाहिए कि इनको एक बार रीड कर लें फिर एग्ज़ाम देने जाए। फिर आता है हमारा मेंटल हेल्थ असेसमेंट में, इसमें आप मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ये तीनों जो एग्जामिनेशन हैं ये तो आपको पढ़ के ही जाना है। ये तीनों एग्जामिनेशंस पढ़ के ही जाना है। इनके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, इनमें मैक्सिमम स्कोरिंग क्या हो सकती है, मिनिमम स्कोरिंग क्या हो सकती है, ये चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। ठीक है, फिर आते हैं हम 3rd चैप्टर पे, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ये जो है आईपीआर वाले यूनिट से चैप्टर है, ये आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या है और नर्स पेशेंट रिलेशनशिप क्या होती है, इस चैप्टर को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ कुछ टॉपिक हैं जो पढ़े हुए हैं आपके, बस उसको थोड़ा डिटेल में, जैसा कि थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या है, टाइप्स टेक्निक्स जो हैं वो। उसके बाद आपको रिव्यू ऑफ टेक्निक ऑफ आईपीआर, जौहरी विंडो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जौहरी विंडो जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हर 2-3 साल पे रिपीट होते रहते हैं। फिर आते हैं हम अगले यूनिट में, 5th यूनिट में, ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ थेरेपी यूज्ड इन मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें आपकी साइकोफार्मोलॉजिकल थ्योरी, इसमें आपके जो भी ड्रग्स हैं वो आ जाएंगे। ड्रग्स को याद करने के, ड्रग्स जो है आपकी, उसमें आप जैसे कि एक ड्रग हो गई, क्लासिफिकेशन हो गई एंटी डिप्रेसेंट की, उसमें एक नाम ऐसे याद कर लेना। फिर आता है आपका बिहेवियर थेरेपी और सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस पूछते हैं, 5 नंबर में पूछ देगा, 3 नंबर में पूछ देगा, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है,
उसके बाद आगे हम बात करते हैं अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स की, जिसमें आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया का आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। स्किज़ोफ्रेनिया हर 2-3 साल में एक बार रिपीट कर ही देता है। हम अदर साइकोटिक डिसऑर्डर ये सब आप लिख सकते हैं। अदर साइकोटिक डिसऑर्डर में आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अदर जो साइकोटिक डिसऑर्डर है उसमें आपको हर एक चीज़ के बस एग्जांपल याद रख लेना है कि अदर साइकोटिक डिसऑर्डर में क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं। उसके बाद आते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ मूड डिसऑर्डर्स। मूड डिसऑर्डर्स आपका बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, मेनिया, डिप्रेशन, डिस्थीमिया एट्सेट्रा। ठीक है, मूड डिसऑर्डर्स को आप याद करने के लिए क्या कर सकते हैं कि क्लासिफिकेशन से मूड डिसऑर्डर याद कर सकते हैं। जैसा मूड डिसऑर्डर है उसकी फर्दर क्लासिफिकेशंस आएंगी, एक में बाइपोलर डिसऑर्डर आएगा, एक में यूनिपोलर डिसऑर्डर आएगा, फिर बाइपोलर में आपका मेनिया और डिप्रेशन, यूनिपोलर में आपका मेनिया और डिप्रेशन आएंगे, बाइपोलर में और डिसऑर्डर आएंगे। तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। और ये जो है इसमें हर एक चीज़ें पूछी जाती हैं। इसमें जो है आपको बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर भी पूछा जा सकता है, मेनिया भी पूछा जा सकता है, डिप्रेशन भी पूछा जा सकता है और डिस्थाइमिया भी 2 से 3 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम OCD, PTSD, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर और फोबिया। ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं न्यूरोटिक और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, ये या तो आपको बोल सकता है कि ऑल एक्सप्लेन न्यूरोटिक एंड स्ट्रेस सोमैटोस टू एक्सप्लेन न्यूरोटिक एंड स्ट्रेस डिसऑर्डर एक में, तो उसमें आपको OCD, PTSD, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, फोबिया, ये सारी चीज़ें लिख के आनी और इनको अलग अलग दे के ही पूछ सकता है कि और OCD को एक्सप्लेन करो, PTSD को एक्सप्लेन करो, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, फोबिया को एक्सप्लेन करो। तो ये सब अगर आपको अलग अलग दे के पूछता है तो आपको मैक्सिमम 5 नंबर, मिनिमम 3 या 2 नंबर में पूछ सकता है। और अगर आपको एक साथ दे दिया तो ये 15 नंबर में का क्वेश्चन बन सकता है, इस पूरे चैप्टर से 15 नंबर। उसके बाद आते हैं सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर पे। सब्सटेंस यूज़ बोल लो या सब्सटेंस एब्यूज़ बोल लो, इसमें जो मोस्ट कॉमन एब्यूज़ है, ठीक है, वो आती है आपकी अल्कोहल एब्यूज़, अल्कोहल एब्यूज़, फिर आती है ओपियोइड एब्यूज़। ये 2 चीज़ें हैं, मैरिजुआना, ये 2-3 चीज़ें हैं जो पूछती हैं। इसमें आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी है सारी की कि क्या होती है क्या नहीं होती है। और एक चीज़ और आप ऐड कर लेना कि जो आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर है, प्रिंसिपल है, इंट्रोडक्शन है, इसमें आप एक काम कर लेना कि जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको एक बार रट्टा मार लेना। टर्मिनोलॉजीज़ अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपका हाफ एग्ज़ाम जो है वो ईज़िली निकल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा कि नर्सिंग मैनेजमेंट विद पर्सनालिटी एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर। सेक्सुअल डिसऑर्डर उतना नहीं पूछते हैं, पूछेंगे भी तो सेक्सुअल डिसऑर्डर 5 नंबर में पूछ देंगे। आप एक काम कर लेना कि सेक्सुअल डिसऑर्डर जो भी हैं उनके सिर्फ नेम याद कर लेना और उनमें मेजरली क्या होता है वो याद कर लोगे तो भी आपका ये निकल जाएगा। ठीक है, आपकी बिहेवियर और इमोशनल डिसऑर्डर चाइल्डहुड में, तो इसमें आपका पाइका आ जाएगा, इसमें आपका पाइका आ जाएगा, एन्यूरेसिस आ जाएगा, एंकोपोरोसिस आ जाएगा, नेल बाइटिंग आ जाएगा, नेल बाइटिंग, फिर आ जाएगा आपका डिसलेक्सिया आ जाएगा। ये सारे जो डिसऑर्डर हैं, ये सारे डिसऑर्डर मैक्सिमम भी तो 5 नंबर में आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। 5 नंबर में आपको बोल सकता है कि चाइल्डहुड डिसऑर्डर लिखिए, तो आप ये सारी चीज़ें इनलिस्ट करके और इनके बारे में एक लाइन लिख के आ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका आता है डिलीरियम और डिमेंशिया। डिलीरियम और डिमेंशिया भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इनको भी आप एक बार पढ़ लेना। हालांकि मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इस बार आएगा। डिलीरियम और डिमेंशिया में एक कॉजेज़ आते हैं विंडिक्टिव मैड करके, विज़न की बुक में आपको दिख जाएगा ये कॉजेज़, विंडिक्टिव मैड। तो ये डिलीरियम और डिमेंशिया के कॉज हैं।
ऐसे कर कर के आप इसको याद रख सकते हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आगे आते हैं हम क्राइसिस इंटरवेंशन से। तो क्राइसिस इंटरवेंशन में आप सिर्फ ये याद रख लो कि कितनी टाइप की साइकेट्रिक इमरजेंसीज होती हैं, ठीक है, और उनमें ट्रीटमेंट क्या करते हैं बस। जैसे कि वायलेंस है, सुसाइड है, अग्रेशन है, डिलीरियम ट्रेमर है, स्टूपर है, साइकेट्रिक इमरजेंसी अदर में आ जाएंगी। तो कितने टाइप की ये क्राइसिस होती हैं वो याद कर लेना। क्राइसिस प्रिवेंशन का प्रिंसिपल और टेक्निक क्या है, ठीक है, और काउंसलिंग की टेक्निक, ये भी एक चीज़ मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। उसके बाद है लीगल इश्यूज इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। इसमें आपको तो ये रट्टा मारने वाला है, इसमें से एक एक्ट आएगा ही आएगा। इसमें से अगर आपको याद ही रखना है तो पॉस्को एक्ट याद रख लीजिएगा, और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, और राइट ऑफ मेंटली इल क्लाइंट। ये 3 एक्ट आप याद रखिएगा तो आपका एग्ज़ाम हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो इसमें ये डी-इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, आपका अदर थिंग्स है, तो वो चीज़ें आप याद रख लीजिएगा। और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो कि विक्टिम ऑफ वायलेंस हैं, एब्यूज़ हैं, हैंडीकैप्ड हैं, एट्सेट्रा की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी इसमें दिया हुआ रहता है। तो इस चैप्टर को भी आप एक बार रीड कर लीजिएगा। बाकी एक टिप है कि आप जाते जाते हर चैप्टर में आपका जो रोल ऑफ नर्स है हर बीमारी में वो लिख दीजिएगा, पेशेंट के टर्मिनोलॉजीज़ के हिसाब से, टर्मिनोलॉजीज़ और सिम्टम के हिसाब से ये सारी चीज़ें लिख दीजिएगा। और जाते जाते आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मेडिकल लड़का चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। अगर कोई और टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इस चैनल पे हमने साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्मा, AHN और कम्युनिटी के भी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो आप चाहें तो उन वीडियोस को भी जाके देख सकते हैं। और जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप फाइनल ईयर, थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर से मेडिकल की या फिर नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा रात के 8 से 9 बजे नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा रात के 8 से 9 बजे एक PR यादव का लाइव सेशन होता है, जिसमें हम PR यादव के एक एक क्वेश्चन को लाइव डिस्कस करते हैं और उसको याद करने की या उसको समझने की कोशिश करते हैं।